AS11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स 2003 में इशू हुआ था ये, और उसके बाद बल्कि पहले आया हुआ था और रिवाइज हुआ था। ये तो रिवाइज AS है, पहले ओरिजिनल तो आया था 93 में, 10 साल बाद रिवाइज हुआ था। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन तो आपको सबको पता है, इतना तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। फॉरेन एक्सचेंज में अच्छे खासे फ्लक्चुएशन होते हैं। आज तो चलो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट बंद है संडे और सैटरडे, बाकी दिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खुलता है। हर सेकंड हर मिनट आपके हर करेंसी की रेट चेंज होती है, और दुनिया की सारी करेंसीज का जो मार्केट है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और इसमें लोग सट्टों में भी लगे हुए हैं, बुरी तरह स्पेकुलेशन होता है शानदार वाला। लोग डॉलर्स पे, पाउंड पे, यूरो पे धमाधम सट्टे लगाते हैं, डिलीवरी लेते नहीं है। सुबह पहले मार्केट खुलेगा, डॉलर या यूरो या पाउंड या जो कंट्री दिनार विनार जहां की भी जो भी वो बुक करा देंगे, और घंटे 2 घंटे 3 घंटे में मार्केट उठेगा, ट्रांजेक्शन रिवर्स। उसको क्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, इंट्राडे ट्रांजेक्शन। आप दिन में जितनी करेंसी खरीदो उसी दिन बेच दो, उसको स्क्वायर अप करना कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं कटवाना, सौदा कटवाना। परचेज का पहले लिखा दो, सेल बाद में कर, सेल पहले लिखा दो, परचेज बाद में कटवा दो, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर लो। ऐसे सट्टे खूब होते हैं दुनिया में, और लोग फॉरेन एक्सचेंज में भी खूब जम के गंवाते भी है और कमाते भी है, स्टॉक मार्केट की तरह। बट हम यहाँ पे ये बाद में बात करेंगे, हालांकि ये भी पढ़ेंगे आगे, स्पेकुलेशन भी इसमें है। बट अभी हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन से आपकी बुक्स में क्या इंपैक्ट आता है। ये AS 3 हिस्सों में बटा हुआ है फॉरेन करेंसी को लेकर। नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। अब वो ट्रांजेक्शन क्या क्या अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं लिखवा भी दूंगा कॉपी में। नंबर 2, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। यदि आउटसाइड इंडिया आपका कोई ब्रांच है, आउटसाइड इंडिया आपका कोई कंसाइनी है, आउटसाइड इंडिया आपकी कोई सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके फाइनल अकाउंट्स की कॉपी आपके पास इंडिया में आई है। पहले उसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, ट्रांसलेशन की रेट्स क्या यूज करोगे। अब फॉरेन ब्रांच याद करो, एक HO को फॉरेन ब्रांच से ट्रायल बैलेंस आता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ना जरूरी था ना कल तो। एक HO को फॉरेन ब्रांच से ट्रायल बैलेंस आता है, HO ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करता है, लेकिन डिपेंड करेगा IFO या NF। और फिर कन्वर्जन से रेट्स वेट्स का पूरा चार्ट ही CS में गिवन। और कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस यदि टेली नहीं हुआ, डिफरेंस आ गया, तो डिपेंड करेगा IFO है तो उसका डिफरेंस P&L में ट्रांसफर होगा, और यदि NFO है तो वो डिफरेंस FCTR में जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। ये सब बातें मनगढ़ंत नहीं है, ये AS की बताई हुई है। हमने फॉरेन ब्रांच AS 11 से ही पढ़ा था, और वो इस AS का टॉपिक नंबर 2 है, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। और फॉरेन ऑपरेशन मतलब आपका विदेश में कोई भी तरह का सेटअप। आज यदि मैं इंडिया में, मान लो इंडिया में मैं कंसाइनर हूं या प्रिंसिपल हूं, मेरा कंसाइनी या एजेंट आउटसाइड इंडिया है, वो कंसाइनी या एजेंट मेरे लिए फॉरेन ऑपरेशन। यदि मेरी इंडिया में होल्डिंग कंपनी है और मेरी सब्सिडियरी विदेश में है, वो सब्सिडियरी मेरे लिए फॉरेन ऑपरेशन। यदि इंडिया में मैं HO का मालिक हूं, मेरी ब्रांच विदेश में, वो ब्रांच मेरे लिए फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन इज एनी काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप रिलेटिंग टू इंडियन एंटिटी विच इज आउटसाइड इंडिया। कोई भी टाइप का बिजनेस सेटअप विदेश में है लेकिन कनेक्शन इंडिया से, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सेक्शन 9 याद हो तो इनकम टैक्स में, इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू फ्रॉम इंडिया, सेक्शन वही है ना, उसमें बिजनेस कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए इंडिया में, तब जाके वो इनकम इंडिया में एक्रू मानी जाती। सेक्शन 7, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दोनों को अच्छे से करके जाना, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोनों को। हाल फिलहाल तो हम बात करें, यदि कोई फॉरेन ऑपरेशन हो तो उसका ट्रांसलेशन। अब इस CS का तीसरा मुद्दा, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। 3 मुद्दे हैं CS, अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। और ये ES इक्वली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इस ES का स्टार्टिंग पोर्शन पैरा 1 से 7, 1 to 7, एप्लीकेबिलिटी, स्कोप, डेफिनेशन इस पे ऑब्जेक्टिव। और पैरा 8 से शुरू होता है ES, पैरा 8 to 16, 8 से 16 अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, पैरा नंबर 17 से लेकर 23 ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। और इसके बाद बीच में कुछ पैरा अलग टाइप के हैं, पैरा 35, 36, 37 अकाउंटिंग ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। 3 पार्ट AS के इंपॉर्टेंट, और तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूजुअली।
12 का नहीं आया तो 11 का आएगा, 11 का नहीं आया तो 12 का आएगा, दोनों में से, और या 16 का, 3 में से 2 आने, बहुत इंपॉर्टेंट। और AS 11 के क्वेश्चन भी इतना सा आता है, आपको 5-6 मिनट में सोल्यूशन हो जाता है, इतना सा ही आता है बस। अब वो अभी हम क्वेश्चन में बना के लिखा के करा दूंगा, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, इस AS के क्वेश्चन आपको इस बुक के इसलिए नहीं करने, इसमें पुराने क्वेश्चन ओल्ड AS बेस्ड है, 93 वाला, 2003 के क्वेश्चन इसमें है नहीं, इस न्यू AS के, वो हम मॉड्यूल और PM से लेंगे। कुछ क्वेश्चन PM में अच्छे हैं, कुछ मॉड्यूल में भी अच्छे हैं। अभी पहले आप ये एक बार स्टार्टिंग पार्ट देख लो, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, खाली रीड कर लो बस, और ये AS क्या क्या कवर करेगा और क्या कवर नहीं करता है, इसके स्कोप के 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इस AS के ऑब्जेक्टिव में वही 3 बातें शामिल करी हुई है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कोई फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट कैसे होंगे, कन्वर्जन, बस ये 3, ये ऑब्जेक्टिव है। और इस AS में साफ लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस करेंसी में बनाएगा वो जाने। आप अपने इन्वेस्टर की ईज ऑफ ऑपरेशन, उनके जानकारी के लिए आप जानो। आज हमारे देश की कई कंपनियां मल्टी लैंग्वेज और मल्टी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। वन ऑफ देम इज इन्फोसिस, क्योंकि आउटसाइड इंडिया भी लिस्टेड है, उसके इन्वेस्टर US में भी बैठे हैं, चाइना में भी है, जापान में भी है, मैक्सिमम स्टॉक एक्सचेंज में इन्फोसिस लिस्टेड। अब इन्फोसिस की एनुअल रिपोर्ट मल्टी लैंग्वेज में छपती है, चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, आपके उनकी करेंसी, US करेंसी, पाउंड करेंसी, अलग अलग करेंसी, जहां इंग्लिश चलती है वहां इंग्लिश में, और करेंसी उस कंट्री की। US जाती है इसकी रिपोर्ट US के इन्वेस्टर्स के लिए, इंग्लिश में छपती है, साथ में डॉलर, US डॉलर। इसकी UK में भी जाती है, UK में भी लिस्टेड है, UK का पाउंड और इंग्लिश लैंग्वेज। चाइना में भी जाती है तो चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज करेंसी, चाइनीज युआन। ऐसी कंपनियां इंडिया में हैं जिनकी मल्टी लैंग्वेज मल्टी करेंसी में एनुअल रिपोर्ट प्रिंट होती है, और वहां के इन्वेस्टर्स को जाती है बाई मेल, नॉट प्रिंट आउट, बाई मेल। ऐसी विदेश में भी कई कंपनियां हैं जिनके इंडिया में भी एनुअल रिपोर्ट आती है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो, क्योंकि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, लिस्टिंग पे डिपेंड करता है सब। तो इस AS ने ये क्लियर कह दिया है कि कौन सी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लैंग्वेज में और किस करेंसी में प्रिंट करेगी वो जाने। आपका लुकआउट है, आपको देखना है कि आपके इन्वेस्टर कहां बैठा है, उस हिसाब स्कोप में क्लियर मेंशन कर दिया है। और इस AS ने कहीं सजेस्ट नहीं किया कि हम बताते हैं आपको इस कंट्री इस करेंसी में, ना, आप जानो। और डेफिनेशन आप इसके देखोगे तो वो एक्सचेंज रेट और क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट और ये सब तो मालूम है सबको। रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी, जिस कंट्री की आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो, रिपोर्टिंग करें, हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंसी INR है, इंडियन रुपी है, रशिया वालों के लिए अपनी उनका जो रूबल है, चाइना वालों के लिए युआन है, US वालों के लिए डॉलर है, ये UAE वालों के लिए दिरहम है। वो हर कंट्री की अपनी करेंसी है, वो रिपोर्टिंग करेंसी कहलाती है। और अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी जो फॉरेन करेंसी, हमारे लिए रुपया के अलावा बाकी सब फॉरेन करेंसी है, ये डेफिनेशन है। एवरेज रेट क्या होती है वो तो पढ़ा था, ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज हम लेते हैं, जो क्लोजिंग रेट एंड ऑफ द ईयर की रेट, ओपनिंग रेट साल के शुरू की रेट, एक्सचेंज रेट दो कंट्रीज के करेंसीज का कन्वर्जन रेशियो, बाइंग पावर रेशियो। ये इस AS का ये शुरुआती 1 से 7 तक के पैराग्राफ में तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ये है। अब हमें इस पे आना है पैरा 8 से, तो कोई थ्योरी हो रही उससे पढ़नी नहीं है, कॉपी में लिखो, मैं खुद लिखाऊंगा नियम, इसमें है लिखे हुए, मैं दोबारा लिखाऊंगा ताकि याद हो जाए। आप लिखो, कॉपी में हेडिंग डाल दो, है कुछ नहीं करना, वो एक्चुअली मैं उसमें कवर कर लूंगा, अभी मैं खुद बना के लिखा दूंगा एग्जाम्पल। आप लिखिए AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, AS का टाइटल है।
द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, अंडरलाइन। रोमन नंबर 1 तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। रोमन फर्स्ट, रोमन फर्स्ट, लिखिए, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। ब्रैकेट में पैरा 8 to 16, पैरा 8 to 16, अंडरलाइन। अंडरलाइन। पहली बात बताओ, कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है? और सोचो, एनी ट्रांजैक्शन which is recorded and settled in foreign currency, it's a foreign currency transaction. For example, import of goods, export of goods, purchase of any asset from outside India, sale of any asset outside India, services given outside India, services received from outside India, loan taken from outside India, loan given outside India। कोई भी ट्रांजेक्शन जो आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, कल को सेटल होगा, आज उसकी रिकॉर्डिंग आप अपनी इंडियन करेंसी में करोगे, सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगा, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। इंडिया के बाहर से माल मंगवाना, इंपोर्ट करना, आज आप कर लो, पेमेंट तो सेटलमेंट तो फॉरेन करेंसी में होगा। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना, उसका पैसा वापस इंडिया में रिलाइज होना। वैसे अभी अभी 4 दिन पहले आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस इशू करी है, अब कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इंडियन रुपये में सेटल होगा। अभी अभी आया 4 दिन पहले, और मार्केट एकदम से बूस्टअप हुआ, क्योंकि इंडियन रुपी अब फॉरेन मार्केट में खुद उतरेगा। अब तक के सारे ट्रांजेक्शन इंडिया के जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो सारे डॉलर में सेटल होते हैं। क्यों भाई, डॉलर में ऐसा क्या है? हम आप जो भी विदेश से माल खरीदेंगे मंगवाएंगे, सामने वालों को रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा। हम भी रुपये में पेमेंट करेंगे, तेरे से भी रुपीज ही लेंगे। तो करता रहे कन्वर्जन, वर्ल्ड बैंक करता रहे, अपने कंट्री के बैंक, सेंट्रल बैंक। अब भी आया 4 दिन पहले न्यूज आई। अभी हाल फिलहाल हम इस ईयर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अब हमें अकाउंटिंग पढ़नी है उसे, माल खरीदना बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इट्स ओके। कोई असेट खरीदना बेचना, लोन देना या लेना, सर्विस देना या लेना, ये सब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, बशर्ते आप एक पार्टी इधर हो, एक पार्टी बाहर की है, आउटसाइड इंडिया कोई भी कंट्री की है। इंडियन एंटिटी कोई भी विदेशी एंटिटी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करें, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब उसके रूल्स क्या, एएस क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 1, a foreign currency transaction should be, a foreign currency transaction should be, a foreign currency transaction should be initially recognized, should be initially recognized, should be initially recognized using the exchange rate, using the exchange rate applicable, using the exchange rate applicable on the date of transaction, using the exchange rate applicable on the date of transaction, full stop, full stop। Number 2, second point, if such transaction is settled, if such transaction is settled within, if such transaction is settled within the same accounting year, within the same accounting year, then gain or loss, then gain or loss on settlement, gain or loss on settlement should be transferred to P&L account, should be transferred to P&L account in such year, in such year, full stop।
अब ये बताओ गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट क्या हो सकता है? क्यों हो गया गेन या लॉस? पहले वैल्यू कम थी, जब आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया उस समय रेट कोई और थी, और जब वो सेटल हुआ, सेटल होना मतलब पैसा आना या जाना, उस समय रेट चेंज हो गई, तो उसका प्रॉफिट या लॉस पीएनएल में जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा, वो सबसे एंड में लेंगे हम। इस एएस के इनिशियली आया था 45 पैराग्राफ, 1 से 45। बाद में एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने केवल कंपनियों के लिए 2 पैरा और जोड़े 2012 में, पैरा 46 एंड 46A, वो मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको, वो केवल कंपनीज के लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए एएस 45 पैराग्राफ का है, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। तो अभी आप गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट का मतलब डिफरेंस। आज मैंने कोई माल 17 जुलाई को इंपोर्ट किया और पेमेंट मुझे सितंबर में करना है, तो आज मेरी इंपोर्ट वैल्यू आज की करेंसी से चुकाऊंगा, तब पता नहीं करेंसी क्या रेट होगी, डिफरेंस तो आएगा, पक्की बात है। कोई कोइंसिडेंस हो जाए कि घूम फिर के वही रेट आ गई उस दिन, तो बात अलग है, अदरवाइज तो डिफरेंस आएगा। तो यदि वो ट्रांजेक्शन विद इन सेम ईयर सेटल हो गया तो उसका प्रॉफिट लॉस पीएनएल में डाल दो। नंबर 3, if the transaction was not settled, if the transaction was not settled partly or fully, if the transaction was not settled partly or fully within the same accounting year, within the same accounting year, then it should be carried in balance sheet. It should be carried in balance sheet using the following rates. It should be carried in balance sheet using the following rates, following exchange rates. डैश कर दो, नीचे लिख दो। नंबर ए, स्मॉल ए मॉनेटरी आइटम्स, स्मॉल ए मॉनेटरी आइटम्स, डैश लगा के सामने लिख दो एट क्लोजिंग रेट, एट क्लोजिंग रेट। नंबर बी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स carried at historical value. Non-monetary items carried at historical value, डैश लगा के लिख दो, डैश लगा के historical exchange rate of the date of transaction, historical exchange rate of the date of transaction, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन की रेट क्या था। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम याद है क्या किसी को? ब्रांच में बताया था, ऐसी कोई भी असेट या लायबिलिटी जिसका समय पास होने के साथ, टाइम गुजरने के साथ उसकी रिलायजेबल वैल्यू या पेबल अमाउंट में चेंज नहीं आती, दैट इज टू बी सेटल। अभी मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशंस में मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं, डेफिनेशंस में पढ़ो। फिक्स डिटर्मिनेबल वैल्यू, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, बीआरबीपी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड, एक्रूड, अनएड, आउटस्टिंग, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बोरिंग्स, सब मॉनेटरी आइटम है। केवल 4 आइटम नॉन मॉनेटरी होते हैं, बाकी सारे आइटम मॉनेटरी होते हैं बैलेंस शीट। केवल 4 आइटम, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री और इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, ये 4 नॉन मॉनेटरी होते हैं। बाकी सारे, क्योंकि इनमें रोजाना बदलाव आता है, डेली चेंज आता है। बाकी आपने डेटर, आज 1 लाख रुपए का माल आज आपने बेचा, $1 लाख का, रुपीज का, वो आज के 6 महीने बाद भी 1 लाख ही आएंगे, आप वो कोई वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। इन्वेंट्री रोज अपनी कीमत बदलती है, फिक्स असेट की डेली कीमतें चेंज होती है, उनकी रिलायजेबल वैल्यू जब बेचोगे तब मालूम पड़ेगा कितने मिलेंगे। तो नॉन मॉनेटरी आइटम में 4 आइटम आते हैं नॉन मॉनेटरी, बाकी सब मॉनेटरी होते हैं। ऑल असेट, ऑल लायबिलिटी इन बैलेंस शीट आर मॉनेटरी एक्सेप्ट इन्वेंट्री, फिक्स असेट,
इन्वेस्टमेंट और इक्विटी, ये 4 नॉन मॉनेटरी होते हैं बस। बाकी सारी करंट असेट सिवाय इन्वेंट्री को छोड़ के सारी करंट लायबिलिटी, सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये मॉनेटरी आइटम होते हैं। चलो नंबर सी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू, ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम जो फेयर वैल्यूड होते हैं, और फेयर वैल्यूड का सीधा सीधा मीनिंग होता है आइदर कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। और ये फंडे हम 2 चीज पे लगाते हैं ये वाले, एक तो इन्वेंट्री और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन दोनों पे ये कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो जहां हम आइदर दिस और दिस विच एवर इज लोअर लेते हैं ना, उसको फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। तो ये 2 आइटम होते हैं केवल, इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सामने लिख दें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर वैल्यू होते हैं। तो एज तो क्या कहता है, जिस दिन आपने उनकी फेयर वैल्यूएशन किया उस दिन की रेट हो गया। नंबर डी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। नंबर डी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग रेट। नंबर डी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज की रेट लिख दो, क्लोजिंग रेट। डन। ये तब है जब कोई ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द ईयर तक सेटल ना हुआ हो, अनसेटल्ड हो गया। लास्ट पॉइंट, चौथा होगा शायद, 3 हो गया ना, चौथा पॉइंट, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, कॉमा, एनी गेन और लॉस, any gain or loss should be transferred to P&L account. Should be transferred to P&L account. हो गया, बस ये 4 नियम है। अब मैं 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ। एक एग्जाम्पल में आपका शुरू के 2 पॉइंट कवर हो जाएंगे, एक में बाद वाले 2 कवर हो जाएंगे, और छोटे छोटे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एक्स लिमिटेड मुंबई, एक्स लिमिटेड मुंबई sold goods, X Limited Mumbai sold goods on 1st January 22, 1st January 22 to Y Inc USA, to Y Inc INC डॉट, यूएस की कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड होती है तो INC लगता है, वहां हमारा LTD PLTD लगता है। X Limited Mumbai sold goods on 1st January 22 to Y Inc, USA, Y INC dot, USA, worth US dollars 1 lakh, worth US dollars 1 lakh, full stop. Credit period was 2 months. Credit period was 2 months. Full stop. Amount was realized on due date. Amount was realized on due date. Exchange rates were as below. Exchange rates were as below. डैश कर दें, लिखिए ऑन 1st January 22, on 1st January 22 rupees 70 per US dollar, on 1st January 22 rupees 70 ₹70 per US dollar, on 1st March 22, on 1st March 22 rupees 72 per US dollar, rupees 72 per US dollar. Next, on 31st March 22, on 31st March 22 rupees 71.50 per US dollar,
₹71.50 पर US डॉलर। हो गया? एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड पास एंट्रीज। Explain the accounting treatment and past entries for the year 21-22. For the year 21-22. Done? अब सोचो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने गुड्स बेचा जनवरी 22 को, ईयर एंड हो रहा मार्च में, पैसा आ गया आपके 1 मार्च को, तो ये ट्रांजेक्शन सेम ईयर में सेटल हो गया। मैंने इसको अनसेटल नहीं छोड़ा। अब आपको 2 पॉइंट अभी लिखवाए थे, पहला दूसरा। कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का इनिशियल रिकग्निशन एक्सचेंज रेट यूजिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और यदि वो विद इन ईयर सेटल हो गया तो गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट विल बी ट्रांसफर टू P&L। बस 2 पॉइंट है तो लिखने हैं। आप लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एज पर पैरा 8 to 16, as per para 8 to 16 of AS 11, as per para 8 to 16 of AS 11 डैश करके टाइटल लिख दो, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एज पर पैरा 8 to 16 ऑफ AS 11 टाइटल लिख के डैश लगा दो, डैश कर दो, डैश लगा दो, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, a foreign currency transaction should be initially recognized. A foreign currency transaction should be initially recognized using exchange rate applicable on the date of transaction. On the date of transaction, using exchange rate applicable on the date of transaction. हो गया? नंबर 2, if such transaction is settled within same accounting year, if such transaction is settled within same accounting year, then gain or loss on settlement, should be transferred to P&L account, of such year, P&L account of such year, फुल स्टॉप। हो गया? ये तो हो गया प्रोविजन। अब नीचे लिखो, in the case of X Limited, comma, export sales should be recognized. Export sales should be recognized at the rate of rupees 70 per dollar per US डॉलर। US डॉलर को आप USD लिख सकते हो, USD पर US डॉलर। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। gain or loss on settlement, rupees 2 lakh, gain or loss on settlement, gain or loss का gain on settlement ही रहने दो, loss तो वही का। gain on settlement rupees 2 lakh, ब्रैकेट में USD 1 lakh into rupees 2, US dollar 1 lakh into rupees 2,
should be transferred to P&L account. Should be transferred to P&L account on 31st March 22. Should be transferred to P&L account on 31st March 22. हो गया बस. अब एंट्री कर दो, जनरल एंट्री. तीन ही तो एंट्री करनी है केवल. जनरल एंट्रीज. पहली, वाई इंक यूएसए अकाउंट डेबिट. वाई इंक यूएसए. वाई इंक यूएसए अकाउंट डेबिट टू सेल्स. टू सेल्स. सामने अमाउंट लिख दो 72 लाख. सॉरी 70 लाख. 70 लाख. नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू. being goods sold to Y Inc. USA. Being goods sold to Y Inc. USA for USD 1 lakh. For USD 1 lakh at the rate of rupees 70 per dollar. At the rate of rupees 70 per dollar. हो गया. अगली एंट्री कब होगी? 1 मार्च को पैसा आया ना. 1 मार्च को बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 72 लाख टू वाई इंक यूएसए. टू वाई इंक यूएसए. टू वाई इंक यूएसए रुपीज 70 लाख. टू एक्सचेंज गेन. टू एक्सचेंज गेन 2 लाख. हमने कंपोजिट एंट्री कर दी. आप चाहो तो दो भी कर सकते. बैंक टू वाई इंक यूएसए 72, फिर दो की अलग से हो जाएगी. टू एक्सचेंज गेन 2 लाख रुपए. नरेशन बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डेटर. Being payment received from foreign debtor and exchange gain recognized. Exchange gain recognized. अब अगली एंट्री कब होगी इस बात की है ना. अब सुनो, मैंने एक्सचेंज रेट आपको मार्च की भी लिखवाई थी, कोई काम नहीं आई. उसका यूज क्या है? सेटलमेंट हो गया ट्रांजेक्शन में. ट्रांजेक्शन अनसेटल्ड होता तो काम आती है. तो अभी आपका वो मार्च वाली रेट कोई काम नहीं आई. अब एक एंट्री और कर दो 31 मार्च को. एक्सचेंज गेन टू P&L. एक्सचेंज गेन डेबिट टू P&L. एक्सचेंज गेन डेबिट टू P&L. ₹2 लाख. नरेशन being exchange gain credited to P&L. Being exchange gain credited to P&L. डन. बस. अब एक एग्जांपल बना रहे हैं जो इस साल सेटल नहीं हुआ, अगले साल सेटल होगा, तो उसका गेन या लॉस 2 बार जाएगा P&L में. इस साल भी जाएगा, अगले साल भी जाएगा. इस साल तो जाएगा एंड ऑफ द ईयर के डिफरेंस से, और अगले साल जाएगा सेटलमेंट के डिफरेंस से. Example 2. X Limited sold goods. X Limited sold goods on 1st February 22. On 1st February 22 to Y Inc. USA. To Y Inc. USA worth $1 lakh. Worth $1 lakh. Full stop. Credit period was 3 months. Credit period was 3 months. And amount was received on due date. Credit period was 3 months and amount was received on due date. Full stop. Exchange rates
were as below. Exchange rates were as below. डैश कर दो, लिखो अब ऑन 1st February 22, on 1st February 22, rupees 71 per USD, rupees 71 per USD. On 31st March 22, on 31st March 22, rupees 73.50 per USD. On 1st May 22, on 1st May 22, 1 मई 2022, रुपीज 72.50 पर USD। हो गया? देखो देखो 1 फरवरी की तो रेट लिखाई है मैंने शायद 71 और 31 मार्च की 73.5, 73 रुपये 50 पैसे, और 1 मई की 72.5। तो एक बार हमने बढ़ा दी, एक बार घटा दी, तो दोनों समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में गेन लॉस 2 बार होगा, एक बार ईयर एंडिंग पे, एक बार नेक्स्ट ईयर सेटलमेंट, क्योंकि आपका ईयर एंडिंग में ट्रांजेक्शन पेंडिंग है अभी, तो डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, लिखो आगे, सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड पास एंट्रीज, suggest the accounting treatment and pass entries for the year 21-22 and 22-23. Suggest the accounting treatment and pass entries for the year 21-22 and 22-23. हो गया? अब पहले तो ट्रीटमेंट की बात करो। अभी आपको पॉइंट लिखवाए थे, कोई ट्रांजैक्शन इनिशियली तो रिकॉग्नाइज होगा एक्सचेंज रेट उस दिन की, और यदि वो सेम ईयर में सेटल नहीं हुआ, अगले साल सेटल हुआ है, तो एंड ऑफ द ईयर उसकी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट वो होगी डिपेंडिंग अपॉन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, और अगले साल सेटल होगा तो उसका प्रॉफिट लॉस नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो लिखे नीचे, अकॉर्डिंग टू पैरा according to para 8 to 16 of AS 11, according to para 8 to 16 of AS 11, comma, a foreign currency transaction should be accounted for as below. A foreign currency transaction should be accounted for as below. डैश कर दो। नंबर 1, it should be initially recognized using exchange rate. It should be initially recognized using exchange rate applicable on the date of transaction. It should be initially recognized using exchange rate applicable on the date of transaction. Number 2, if such transaction is not settled, within same accounting year, then its carrying amount should be disclosed. Carrying amount should be disclosed in balance sheet. Carrying amount should be disclosed in balance sheet at closing rate. For a monetary item. Closing rate for a monetary item. डेटर, क्रेडिटर, BRBP, मॉनेटरी होते हैं सब।
ठीक है। नंबर 3, गेन और लॉस, gain or loss on reporting such item, gain or loss on reporting, REPORTING, on reporting such transaction should be transferred to P&L account. Number 4, gain or loss in the year of settlement, gain or loss in the year of settlement, gain or loss in the year of settlement should be transferred to P&L account of that year, should be transferred to P&L account of that year. हो गया? ये तो हो गए आपके सजेशंस। अब सॉल्यूशन जनरल एंट्री। अब इसकी एंट्री आप वैसे ही बताओ एक बार, कब कब होगी, किस बारे में होगी। एक फरवरी को तो बेचने की होगी, फिर ईयर एंड पे कहीं की होगी। 1 फरवरी को आप वाई इंक को डेबिट करोगे 71 की रेट से, और 31 मार्च को रेट क्या हो गई, कि फिर ₹1.5 बढ़ गया, ₹1.5 से $1,00,000 पे $1.5 बढ़ गए। वाई इंक का अकाउंट अपग्रेड करना है, आई मीन सन्डी डेटर्स को बढ़ाना है, और डेटर बढ़ते हैं तो डेटर टू गेन, वाई इंक यूएसए टू एक्सचेंज गेन, और फिर एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा, और वाई इंक का बैलेंस शीट में फिगर आएगा क्लोजिंग रेट। अगले साल सेटलमेंट हुआ, पैसा आपका आया लेकिन कम आया, क्योंकि वो वाई इंक को आपने ₹71 से बढ़ा के 73.5 पे तो लिया है, लेकिन पैसा आया जब तक डॉलर गिर गया वापस, अब नुकसान हो गया। अब बैंक डेबिट होगा 72.5 से, वाई इंक क्रेडिट होगा 73.5 से, बीच में ₹1 का नुकसान हो गया। अब उधर 1.5 लाख कमाए, इधर 1 लाख गंवा दिए, ईयर अलग अलग है दोनों, और वो 1 लाख का लॉस जो है वो P&L में जाएगा 22-23 में, 31 मार्च 23 को। आपकी एंट्री सुन लो, 1 मार्च की एक एंट्री, 31 मार्च की दूसरी एंट्री, 31 मार्च की तीसरी एंट्री, फिर 1 मई को चौथी एंट्री, और 31 मार्च 23 को पांचवी एंट्री। 5 एंट्री करो फटाफट, 2 मिनट में आया। अब ये था आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग। अब पता है एग्जाम के क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये वाई जो दूसरी एंट्री करेंगे उसका नरेशन क्या लिखेंगे? दूसरी बोले तो एंट्री बोल के बताओ। वाई इनकॉर्पोरेशन यूएसए अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन अकाउंट 2,50,000 जो अपन ने इंक्रीज किया है। एंट्री नंबर 2 का नरेशन देख लो भाई। वाई इंक टू एक्सचेंज गेन बीइंग वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख दो, बीइंग वैल्यू ऑफ फॉरेन डेटर्स इंक्रीज एंड एक्सचेंज गेन रिकॉग्नाइज। डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, गेन हो गया। बीइंग वैल्यू ऑफ फॉरेन डेटर्स इंक्रीज and exchange gain recognized. Done? यस सर। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो एक क्वेश्चन शकल दिखा रहा हूं आपको मैं। मॉड्यूल में तो अच्छे नहीं है, पीएम में ही है बढ़िया क्वेश्चन। ये पढ़ो, नहीं ये भी नहीं। बीके स्टर्लिंग सनशाइन, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम, ये इसी का था, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, पढ़ो जरा।
ये पीएम में है, मॉड्यूल में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, 2011 में आया था। Sunshine Company Limited imported raw material worth $9,000 on 25th Feb 11 when the exchange rate was 44 per dollar. Transaction was recorded in books at the above mentioned rate. एक कंपनी ने बाहर से रॉ मटेरियल, मैंने एक्सपोर्ट के लिखा है, ये इंपोर्ट का है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा $9,000 का 25 फरवरी 11 को, और उसी दिन के एक्सचेंज रेट 44 पे रिकॉर्ड हो गया, यहां तक तो ठीक है। द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज मेड ऑन 10th अप्रैल व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 48। इसका पेमेंट हुआ 10 अप्रैल को और उस दिन एक्सचेंज रेट आपकी हो गई थी 48। एट द एंड ऑफ ईयर मार्च द एक्सचेंज रेट वॉज 49। The chief accountant of the company passed entry on 31st March 11, adjusting the cost of raw material consumed for the difference between 48 and 44 per dollar. Discuss whether the treatment is justified as per ES 11. बोलो, सोचो। No sir. क्या क्या गलती है? सर 49 पे होना चाहिए ना। ट्रांजेक्शन सेटल हुआ 10 अप्रैल को, तो सर 31 मार्च तो पहले तो बुक्स तो खुली रहती है ना। आज भी जुलाई में कौन सी किताबें बंद हो गई? मार्च की डेट में आज भी एंट्रियां हो रही है। वो तो जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंट अप्रूव नहीं करे तब तक एंट्री तो कोई बैकडेटेड भी कर दो आप जाके। वो ES4 क्यों पढ़ेंगे? नहीं तो सब्सिक्वेंट इवेंट। यदि अभी आज इस समय जुलाई में किसी कंपनी की फैक्ट्री में आग लग जाए और अभी बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं, तो आप 31 मार्च में फायर की एंट्री पास करोगे? वही तो ES4 और क्या है? तो ये तो किताबें तो खुली रहती है। 31 मार्च को कोई शाम को लोग थोड़ी हो जाती है बुक्स, और तो जब तक आपकी बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तब तक बुक्स खुली रहती है। अब इस कंपनी के अकाउंटेंट ने मार्च में सेटलमेंट हुआ है 10 अप्रैल, एंट्री कर दी मार्च में, तो बुक्स तो खुली थी, और डिफरेंस कहां से कहां तक का ले लिया? इनिशियल रिकग्निशन 44, और इस दिन 10 अप्रैल को रेट क्या थी? डिफरेंस ले लिया 4 रुपए, और उस 4 रुपए के डिफरेंस को कहां एडजस्ट कर दिया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दो गलती करी उसने। अभी अभी आपको बोला ये गेन या लॉस कोई मटेरियल में थोड़ी जाएगा, नहीं जा सकता, P&L में जाएगा केवल, कोई अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना है, सिवाय वो फिक्स असेट का जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी वो मैंने अभी पेंडिंग रखा हुआ है, वो भी खाली कंपनी के लिए है। बाकी ES 11 क्लियर बोलता है कोई भी फायदा नुकसान सेटलमेंट में P&L में जाएगा। अब यहां सेटलमेंट तो अगले साल हुआ है, लेकिन मार्च की रेट क्या थी? 49। 44 का 49 में डिफरेंस कितना हुआ? 5 रुपए। पहले मार्च में आपका लॉस बुक होना चाहिए। लॉस इसलिए कि इंपोर्ट है, नहीं तो एक्सपोर्ट थोड़ी है कोई। क्रेडिटर बढ़ गए ना आपके, और अब 49 से सेटलमेंट हुआ 48, 1 रुपए का गेन बुक होना चाहिए। अब $9,000 पे 5 रुपए से कितने हुए? 45,000 रुपए। 45,000 का लॉस 10-11 में 4 P&L में जाएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। ये 44 रुपए पे रिकॉर्ड हुआ था ट्रांजेक्शन 25 फरवरी, और 31 मार्च को रेट आ गई थी 49। तो 44 से 49 का डिफरेंस $9,000 पे 45,000 रुपए मार्च 11 के P&L में चार्ज होगा, मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। फिर 49 का सेटलमेंट हुआ 48 पे, 1 रुपए का गेन हो गया। गेन इसलिए होगा ना, इंपोर्ट है, ये क्रेडिटर है ना आपके, तो क्रेडिटर बढ़ना नुकसानदायक होता है, घटना फायदेमंद होता है। आपको पेमेंट 1 रुपया कम करना पड़ा, ये गेन इस साल की P&L में जाएगा। अकाउंटेंट ने दो गलती करी। एक तो उससे रॉ मटेरियल अकाउंट को क्यों डिस्टर्ब कर दिया? परचेज अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो? हमने सेल्स में एडजस्टमेंट कहां किया? अभी हम P&L में ले गए उसको, हमने सेल्स में एंट्री थोड़ी करी उसकी। पहली बात तो आप परचेज अकाउंट, कंज्यूमर अकाउंट को गलत छेड़ रहे हो, गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो, P&L में जाएगा ये। नंबर 2, डिफरेंस गलत ले रहे हो। आपने तो इनिशियल रिकग्निशन से सीधा सेटलमेंट पे जंप लगा दिया, बीच में तो ईयर एंडिंग थी ना। हाँ, सेम ईयर में सेटल होता तो सही होता, लेकिन बीच में ईयर एंडिंग को तो बाईपास कर गया आप। तो पहले डिफरेंस होगा 44 से 49, अगला डिफरेंस होगा 49 से 48, 5 रुपए का लॉस, 1 रुपए का गेन। अब ये थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है इंस्टीट्यूट का। आप देखो ये ऐसे फैला के लिखते हैं क्वेश्चन। ये देखो यहां से यहां तक। अब इंस्टीट्यूट को ये क्वालिटी चाहिए आंसर में, आपको बाकायदा प्रोविजन वगैरह बता करके और ढंग से लिखना पड़ेगा। अब चाहे वो 3 स्टेप में ले लो इसको आप। पहला ये प्रोविजन है, दूसरा ये ट्रीटमेंट किया, तीसरा हमारा सजेशन ये ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। और गलती भी 1 नहीं 2 करिए उसकी। रॉ मटेरियल अकाउंट शुड नॉट बी डेबिटेड। कंज्यूम क्यों बढ़ा दिया आपने फालतू?
सेकेंड, ईयर एंड पे एडजस्टमेंट किया ही नहीं और सीधा सेटलमेंट डेट पे एडजस्टमेंट कर दिया और वो भी ईयर एंड में किया। रेट आप ले रहे हो 48 10 अप्रैल की और एंट्री कर रहे हो मार्च में, ऐसे कैसे कर सकते हो? वो तो दुनिया में हर जगह ये सिस्टम है। एंड ऑफ द ईयर ऑफ इनिशियल से एंड ऑफ द ईयर का गैप लिया जाता है, फिर एंड ऑफ द ईयर से सेटलमेंट का गैप, 2 गैप लेने होते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन एज पर पैरा 9 और अब हमें तो एक ही पैरा याद रहेगा नहीं, 8 से 16 लिख देना तो पूरा पैकेट। AS11 the effect of changes in rates. Initial recognition of foreign currency transaction is done in the reporting currency by applying the exchange rate of the date of transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की रेट। Accordingly 25th February the raw material purchase and creditor will be recorded US dollar। ठीक है, तो कंपनी ने भी यही किया, इसने इनिशियल तो 44 पे रिकॉर्ड किया। आगे ऑल्सो इस पर पैरा 11 ऑफ, अब हमें बार बार पैरा नहीं देना, हम तो पूरा पैकेट डाल देंगे 8 से 16। ऑल्सो इस पर पैरा 11 ऑफ ES ऑन बैलेंस शीट डेट सच ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड एट क्लोजिंग रेट, हेंस इट इज वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट 49 9000 into 49 441 on 31st March irrespective of the payment made in the subsequent at a lower rate in next year। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले साल आप पेमेंट क्या रेट से करोगे, बढ़ी हुई चाहे घटी हुई, दैट्स डजंट मैटर। बैलेंस शीट में ये आना चाहिए था 441। फिर आगे द डिफरेंस रुपीज 49 माइनस 44 5 रुपीज पर US डॉलर 45,000 will be shown as exchange loss in P&L account of year ended March 11 and it will not be adjusted against cost of raw material। और फिर लास्ट सेटलमेंट अगले साल in the subsequent year on settlement date company would recognize or provide in the P&L account exchange gain of ₹1 per dollar difference from the balance sheet date up to the date of settlement 49.48 per ₹1 per dollar ₹9,000। Hence accounting treatment adopted by chief accountant of company is incorrect and it is not in accordance with provision of AS11। ये क्वेश्चन और ये इसी टॉपिक का है, पहले टॉपिक। अब आएगा तो ये ऐसे ही देंगे, माल खरीदा बेचा, हमने ट्रीटमेंट ये कर दिया, बताओ क्या होना चाहिए। वो 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं विद इन ईयर और नेक्स्ट ईयर, और ये अब इसमें इन्होंने गलती करके दे दी, एक अकाउंटेंट ये गलती कर गया, ठीक है सुधार दो, ट्रीटमेंट सही नहीं है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम PM में है ही, और तो आप जब एस कर लोगे तो मैं PM के एक क्वेश्चन को चाहे, अभी तो मेरे को और बताने ये वाले, इसके पहले बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। ये तो चलो फिर भी छोटा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला, ये क्वेश्चन मिलता ही नहीं है कोई, और ये फाइनल का क्वेश्चन है, फाइनल के एग्जाम में आया था ये। अभी जब लास्ट में पैरा 46E जब आएगा उस समय बात करूंगा, ये 46E का क्वेश्चन है, इसमें आया होगा कहीं पैरा 46E। तेरा नंबर नहीं लिखा होगा, चलो अभी तो आगे बढ़ो। अब ये तो हुआ आपका रोमन नंबर 1, अब लिखिए रोमन 2। रोमन 2 ट्रांसलेशन of financial statements translation of financial statements of foreign operation। Translation of financial statements of foreign operation। डन। आपसे कहा था फॉरेन ऑपरेशन क्या है, कोई भी बिजनेस काइंड ऑफ सेटअप आउटसाइड इंडिया जिसका इंडियन एंटिटी के रिलेशन हो। अब इस AS ने पैरा 17 से लेके फॉरेन ऑपरेशन को समझाना शुरू किया है।
ये फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है, ये वाला 17 से 34 का लेना चाहिए, 23 ध्यान रह गया होगा, 17 से 34, क्योंकि 35 से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब पहले फॉरेन ऑपरेशन पढ़ो क्या होता है, व्हाट इज अ फॉरेन ऑपरेशन। कोई भी इंडियन एंटरप्राइज का आउटसाइड इंडिया किसी भी टाइप का बिजनेस सेटअप, चाहे वो सब्सिडियरी है, ब्रांच है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कंसाइनी है, whatever. What is a foreign operation? Foreign operation is a subsidiary or associate or joint venture or branch of reporting enterprise, the activities of which are based or conducted in a country other than the reporting country's currency, reporting enterprise. आप इंडिया में हो, आपका एंटरप्राइज इंडिया के बाहर अदर देन इंडिया कहीं भी है, वो फॉरेन ऑपरेशन। अब वो है किसी भी फॉर्मेट, एजेंसी है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, ब्रांच है, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर, वो फॉरेन ऑपरेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रांसलेशन क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रांसलेशन? कन्वर्जन। हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेट भी तो करते हैं, करेंसी ट्रांसलेट भी होती है, करेंसी कन्वर्जन। For the purpose of translation of financial statement of foreign operation, the foreign operations classified into two category. One is IFO, second is NFO. IFO, NFO दो होते हैं। अब IFO क्या है? ये देखो, ये इतने सारे फीचर्स इन्होंने IFO के दिए, ये IFO के फीचर्स और ये एग्जाम्पल। फिर बताएंगे NFO क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल क्या है। ब्रांच एक ऐसा है जो दोनों होते हैं, IFO, NFO। बाकी कंसाइनी एजेंट IFO होता है, NFO नहीं होती। ब्रांच में दोनों क्वालिटी है। एएस ने दोनों ऑप्शन दिए थे ब्रांच के, और पॉलिसी एचओ डिसाइड करेगा हमें ब्रांच को मानना क्या है, आईएफओ मानना है या एनएफ। आईएफओ इज व्हाट? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटीज ऑफ विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग मीन्स इंडिया में यदि एचओ है तो रिपोर्टिंग एचओ है, और ब्रांच फॉरेन ऑपरेशन विच कैरीज ऑन इट्स बिजनेस एज इट वर एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग। आप वहां ऐसे बिजनेस कर रहे हो जैसे आपके बिजनेस का एक्सटेंशन है वो। Which is control finance directed by reporting enterprise, which might only sell the goods imported from reporting enterprise and the proceeds remit the proceed to the reporting enterprise. एचओ इंडिया को माल भेजेगा, माल ब्रांच बेच के इंडिया भेजेगा, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा, वो बेच के पैसा भेजेगा। ऐसे ही प्रिंसिपल एजेंट whose profitability and financial position 100% relate to reporting enterprise, where a change in the exchange rate between the reporting currency and currency in the country of foreign operation has an almost immediate effect on the reporting enterprise cash flow from operation. यदि दोनों कंट्रीज के करेंसी में कोई अप डाउन आता है तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को सीधा इंपैक्ट आता है उसका। फॉर एग्जांपल फॉरेन ब्रांच, कंसाइनी एजेंट। अब दूसरा एनएफओ क्या है, उसके फीचर्स ज्यादा है थोड़े। और जब फॉरेन ब्रांच बताया था तो मैंने तो आपको एक छोटी सी बात बोली, संक्रांति का एग्जाम्पल दिया था, याद हो कि आईएफओ क्या है। चरखी और डोर आपके हाथ में, पतंग विदेश में उड़ रही है, सारे कंट्रोल्स आपके पास, उसको ढील देनी या उसको टाइट करना, क्या करना, कैसे पतंग को घुमाना, कैसे लड़ाना, कैसे स्ट्रेटेजी डिफाइन करना, सारा एचओ के पास, सारा इंडियन एंटरप्राइज, वो आईएफओ। एनएफओ क्या है? वहां पे आपने सेटअप लगा के किसी बंदे को संभला दिया, भैया ये पतंग, ये डोरी, ये चरखी, अब तू जाने किससे लड़ाएगा और तू जाने कैसे उड़ाएगा, ये एनएफओ। एनएफओ इज फुल फ्रीडम। उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क करने दो, आप केवल बैकग्राउंड में रहो। एक होल्डिंग कभी सब्सिडरी को रूटीन में इंटरफेयर नहीं करती, सब्सिडरी को फ्री हैंड काम करने दे, पॉलिसी आप डिसाइड कर दो। एक फॉरेन ब्रांच आपका यदि एनएफओ है तो ब्रांच मैनेजर के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दो, उसके बाद उसको रोज रोज डिस्टर्ब मत करो, उसको करने दो अपना बिजनेस फ्री हैंड, वो एनएफओ। अब एनएफओ के ये फीचर्स है सारे, वो उसके अपोजिट है आईएफओ। अब हालांकि आईएफओ एनएफओ पे शॉर्ट नोट आ जाए तो फिर ये फीचर्स लिखने में काम आता है। Non-integral foreign operation is an operation which is not integral foreign operation, where there is a change in exchange rate between the reporting currency and local currency, and there is a little or no direct impact on the present or future of the reporting enterprise as well as this. आपकी विदेश में सब्सिडियरी है, आप इंडिया में होल्डिंग हो, और अब इंडिया और इंडिया उस कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट में अप डाउन आता है, तो आपके अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? आपने तो उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, सब्सिडियरी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अब आने दो ना अप्स एंड डाउन्स करेंसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर द चेंज इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन रादर देन इंडिविजुअल मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम हेल्ड बाय एनएफ।
उसके डेटर क्रेडिटर, उसके स्टॉक, उसके इन्वेंट्री, उसके फिक्स असेट में जो इस कंट्री से उस कंट्री में चेंज आ रहा है, तो आप देख रहे हो उस चेंज को, लेकिन वो कंपनी कह रही है हमारा तो सही है सब, यहाँ हमें तुम्हारी कंट्री की करेंसी से क्या मतलब है। आज हम इंडिया में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एंगेज नहीं है, तो हम इंडियन रुपी का डॉलर से क्या झगड़ा चल रहा है, कितना कौन आगे पीछे भाग रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें इंडियन करेंसी यूज करनी है, इंडियन करेंसी में पेमेंट करने, हमें डॉलर से मतलब नहीं है। लेकिन जिन लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उनको मतलब है। तो एनएफओ के केस में उसके मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम में कुछ भी चेंज आए, इंडियन एंटरप्राइज कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा वहां का बिजनेस तुम जानो, हमारा तो जो तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वैल्यू में चेंज आता है यदि तुम्हारे बिजनेस में कोई अप डाउन आता है, लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज के कारण नहीं आता, वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेस पे आएगा। Following are also indications that a foreign operation is NFO. For example, while the reporting enterprise may control the foreign operation, the activities of foreign operation are carried out independently. आप चाहे उस पर कंट्रोल रखते होंगे, लेकिन उसकी एक्टिविटीज पे आपका रूटीन पे कंट्रोल नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी की मुखिया होती है, हेड होती है, पेरेंट होती है। दैट डजंट मीन्स कि सब्सिडरी आपके डे टू डे ऑपरेशन में होल्डिंग से पूछेगी, वो अपने आप काम करती है, सेपरेट एंटिटी। ट्रांजेक्शंस विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नॉट हाई प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन, आपका और सब्सिडरी के बीच में बैंकर वाले ट्रांजेक्शन, जैसे एचओ ब्रांच में तो ट्रांजेक्शन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन फॉरेन सब्सिडरी और इंडियन होल्डिंग के बीच में या कोई एसोसिएट या कोई जॉइंट वेंचर के बीच में आपके ट्रांजेक्शन नहीं होते, वो वहां का बिजनेस अपने आप मैनेज होता है। यू आर नॉट सेंडिंग द गुड्स एंड दैट इज सेलिंग द गुड्स एंड रेमिटिंग मनी टू यू, नो। वो अपना बिजनेस खुद खरीदना, बेचना, माल बनाना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, प्रोडक्शन डिसाइड करना, वो सब उस फॉरेन ऑपरेशन के खुद के हाथ में है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ट्रांजेक्शन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नॉट हाई प्रोपोर्शन ऑफ दिस एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर फाइनेंस मेनली फ्रॉम देयर ओन ऑपरेशन और द लोकल बोरिंग रादर देन फ्रॉम द रिपोर्टिंग। वो आपके फंडिंग पे डिपेंड नहीं है, उसकी फंडिंग वो खुद करते हैं अपने आप। आपसे पैसा जरूरत होगी तो मांग लेंगे, अदरवाइज उनकी अपनी फंडिंग खुद की है। कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, अदर कंपोनेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, product and services are primarily paid and settled in that local currency. Sales of foreign operations are mainly from local currency. Selling price of the product of foreign operation are not affected by change in foreign exchange rate. There is local sales market for the product of foreign operation. Cash flow of the reporting enterprise does not affect from day-to-day activity of foreign operation. Example, subsidiary, whether partly or fully owned, partnership firm, joint venture, etc. अब ये ट्रांसलेशन की रेट्स और ये रेट चार्ट मैंने आपको ब्रांच के टाइम पे लिखवाया था पूरा। यदि आईएफओ है तो ये 10-11 आइटम लिखवाई थी टेबल बनवा के, वो पूरी की पूरी काम आनी है आप। एएस ने तो बहुत कंसाइज, बहुत समराइज करके दी है। एएस तो कहता है ऑल द असेट लायबिलिटी, अब डिपेंड करेगा कि आपका ये आईएफओ या एनएफ, तो ये शुरू वाली टेबल तो इसमें आईएफओ की है शायद। ट्रांसलेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये आईएफओ है। ऑल द असेट एंड लायबिलिटी विच आर मॉनेटरी आइटम, क्लोजिंग रेट। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी विच आर नॉन मॉनेटरी आइटम, डिपेंड करेगा वो कौन सी वैल्यू पे कैरिड है। यदि हिस्टोरिकल वैल्यू पे कैरिड है तो हिस्टोरिकल रेट, और यदि वो फेयर वैल्यूड है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, जो जनरली क्लोजिंग रेट होती है। सारे इन्वेंट्री की कॉस्ट, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट। आइटम रिलेटेड टू इक्विटी और शेयरहोल्डर फंड, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। और रिलायजेबल वैल्यू ऑफ रिकवरी अमाउंट ऑफ असेट एट द डेट व्हेन रिकवरी अमाउंट और एनआरवी वाज डिटरमाइंड। और इसमें दिया नहीं ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ट्रेडिंग P&L अकाउंट एवरेज रेट, उसमें तो मैंने सारी लिखवाई थी 10 पॉइंट। ऐसे डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आईएफओ शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस P&L में जाएगा यदि आईएफओ है। अब यदि एनएफओ है तो माइनर चेंज है। एनएफओ में सबसे बड़ा चेंज तो पहला क्या था, चाहे मॉनेटरी आइटम चाहे नॉन मॉनेटरी, सारे के सारे क्लोजिंग रेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, ऑल असेट, ऑल लायबिलिटी, सारे के सारे क्लोजिंग रेट। एंड सेकंड चेंज, जो डिफरेंस आएगा वो एफसीटीआर में जाएगा। तो ये सारी टेबल में क्लोजिंग रेट है सारी, और इधर जो डिफरेंस आएगा, द रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी एक्युमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी रिजर्व अंटिल डिस्पोजल ऑफ दैट एनएफ। आप जब तक उस एनएफओ को आउटसाइड इंडिया बेच नहीं दोगे, क्लोज नहीं कर दोगे, तब तक वो P&L में जाता रहेगा, और सॉरी इसमें एफसीटीआर में जाता रहेगा। द रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एक्सपेंस फॉर द पीरियड बिकॉज चेंज इन एक्सचेंज रेट हैव अ लिटिल और नो इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो ऑपरेशन ऑफ एनएफओ एज वेल एज रिपोर्टेड। आपके उसके ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है वो आपके कोई P&L का पार्ट नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन होती है।
तो वो बैलेंस शीट में दिखाओगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बैलेंस करेगा। डिस्पोजल ऑफ एनएफ, आप यदि किसी एनएफओ का कल को सेल आउट कर दो, बेच दो, तो उस केस में डिस्पोजल के समय उसका गेन या लॉस तो पीएनएल में जाएगा जो जाएगा, उसका एफसीटीआर का बैलेंस भी पीएनएल में चला जाएगा। अब वो एफसीटीआर का बैलेंस तब तक बुक्स में बैलेंस शीट में चलेगा जब तक आप उस एनएफओ को सेल आउट करके डिस्पोजल नहीं कर दोगे। आज यदि इंडियन होल्डिंग की विदेश में सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है, सीएफएस बनते कंसोलिडेशन, तो उसका पहले कन्वर्जन होता है। आपके कोर्स में नहीं था, फॉरेन सब्सिडियरी आपके हटा दिया सिलेबस में, और नाम पहले फॉरेन से जो बैलेंस शीट आती या पीएनएल आता उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, और वो जो डिफरेंस आता उसका हिस्सा होल्डिंग को भी देते हैं, माइनॉरिटी को भी देते, और वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस माना जाता उस केस, और एफसीटीआर का हिस्सा जो था, और होल्डिंग का एफसीटीआर का हिस्सा बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में आता, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में ऐड हो जाता या लेस हो जाता। ऐसा था, लेकिन आपके कोर्स में नहीं था। अब एएस कहता है यदि आपने अपना फॉरेन ऑपरेशन जो एनएफओ था उसको बेच डाला, क्लोज कर दिया, जॉइंट वेंचर था बैकआउट कर गया, पार्टनरशिप थी बंद कर दी, सब्सिडियरी थी क्लोज कर दी, एसोसिएट था इन्वेस्टमेंट आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपके इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल हो गया। गेन या लॉस पीएनएल में जाएगा तो एफसीटीआर का बैलेंस भी पीएनएल में जाएगा। डिस्पोजल, एन एंटरप्राइज में डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट इन द एनएफओ नॉन इंटीग्रल थ्रू सेल, लिक्विडेशन, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, अबंडनमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनएफओ। On the disposal of NFO, the balance in FCTR account should be recognized income expense in the period in which the gain or loss on disposal is recognized. आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे जो फॉरेन में किया हुआ है, उसका फायदा नुकसान पीएनएल में जाएगा, तो एफसीटीआर भी पीएनएल में जाके क्लोज हो जाएगा। ये एफसीटीआर की लास्ट डेट डिस्पोजल। इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल ओनली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द रिलेटेड एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस। एफसीटीआर का जैसे आपने फॉरेन में आपका जितना इन्वेस्टमेंट था सब्सिडी में, सपोज 80%, आपने 40% बेच दिया और 40% अभी भी रख लिया, तो 40% डिफरेंस जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। नाउ इफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिटन डाउन फ्रॉम कैरिंग अमाउंट टू इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, देन इट डज नॉट मीन देयर इज अ डिस्पोजल ऑफ एनएफओ। आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन करते हो 8 साल, तो वो कोई डिस्पोजल का मामला नहीं है। डिस्पोजल तो है जब बेचोगे तब। अब ये आपके कोर्स में नहीं है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनएफओ, ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब सीधा ये बचेगा, चेंज इन क्लासिफिकेशन। तेरा दिस लास्ट आईएफओ टू एनएफओ, एनएफओ टू आईएफओ। अभी तक कोई इंडियन एंटरप्राइज का विदेश के अंदर कोई भी सब्सिडियरी पार्टली या फुली ओन्ड एनएफओ थी, अब इंडियन कंपनी ने उसको खरीद ही लिया, परचेज ही कर लिया, और अब आपका वहां पे ब्रांच खोल दिया आप। दैट इज चेंज इन क्लासिफिकेशन। तो चेंज इन क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं। अभी तक मैं इंडिया के बाहर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, हम 2 पार्टनर थे, और मेरे लिए वो पार्टनरशिप फर्म एनएफओ थी क्योंकि हम 2 जन। अब वो पार्टनरशिप फर्म में मैंने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया, उस पार्टनर ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और अब वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे हाथ में छोड़ गया अकेले के। नाउ दैट बिकम फॉर मी आईएफओ, क्योंकि अब तो मेरा सोल बिजनेस हो गया वो। ऐसे कोई भी आईएफओ एनएफओ में कन्वर्ट हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। ए ऐसे बताएगा जब ऐसा कन्वर्जन होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये पॉइंट, और एक इसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन तो आपको कराया हुआ है मैंने पूरा, ये कन्वर्जन की रेट्स लगा के करवाया था ना वो, वही, और यही एग्जाम में आया था, और यही आपके मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन। अब केवल ये बचा भाई, इसको समझाना। और एक वो पेरा जो 46A, वो मैं अलग से मैंने इस पर लिख रखा है, मैं आपको अलग से दूंगा। ये मैं अलग से कराऊंगा, ये पूरा एक पेज है जो आपको उठा। कंटेंट ऑफ पेरा दिस एंड दिस इश्यूड बाय एमसीए एज एन अमेंडमेंट टू AS 11 एप्लीकेबल टू कंपनीज। ये 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4, ये लिखा के फिर इसके क्वेश्चंस करने। तो हाल फिलहाल दिस इज क्लोज।